जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और देखें और अपना कमेंट भी दें। आप सुझाव देते रहेंगे तो वीडियो की और भी अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास हम करते रहेंगे। आज मैं दोबारा से यूँ कहूँ कि तीसरी बार हो रहा है जब मैं गोंडवाना पर वीडियो बना रहा हूँ। पिछली मेरी 2 वीडियो गई थी और कुछ लोगों का गोंड शब्द को लेकर के, गोंडवाना की विरासत को लेकर के बड़े कमेंट आए थे। तो मैंने सोचा कि कुछ उस कमेंट का भी उत्तर दिया जाए और उन्हें समझाया जाए कि ये जो गोंड है और गौड़ है और गौड़ है, ये सब है क्या। और हालांकि ये सब विरासत हम सबकी सामूहिक विरासत है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम गोंडवाना इतिहास और क्षत्रियों या जो हमारा गोंड समाज है, गोंड ट्राइबल्स है, आदिवासी है, इसके बारे में भी समझेंगे और इनके आरक्षण व्यवस्था को समझेंगे। क्या आदिवासी की कोई जाति होती है या सभी जाति के लोग आदिवासी हो सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। मैं उन भाइयों को बताना चाहूंगा कि क्या होता है आदिवासी। देखिए, ट्राइबल्स कोई जाति नहीं होती है, बल्कि यह एक कल्चर का नाम है, यह एक संस्कृति का नाम है। और जंगलों में, पहाड़ों में, पठारों पर रहने वाली पुरानी परंपरा और रहन सहन के जो लोग हैं, जिन्हें विकास के तौर पर पिछड़ा कहा जाता है, जो एक प्रकार से अपने पुरानी परंपराओं पर ज्यादा फोकस रहते हैं, वो आदिवासी कहे जाते हैं, क्योंकि वो आदि परंपराओं के वाहक होते हैं और उन पुरातन परंपराओं के साथ जीना चाहते हैं। वो व्यवस्था के बदलाव के साथ अपने आप को पूरी तरह से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, और जब तक यह स्थिति होती वो आदिवासी होते हैं। और इन क्षेत्रों में रहने वाले अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आदिवासी हो सकते हैं। ये कोई जातिवाद की बात नहीं। यहाँ पर चाहे एसटी का मामला हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे एससी का मामला हो, चाहे जनरल का मामला हो, चाहे मुस्लिम का मामला हो, अगर वहां मुस्लिम भी रह रहा है तो भी आदिवासी ही होगा। गोंड, गोडिया, आदिवासी, दलित, ओबीसी, समण, कोई भी हो, सभी आदिवासी हो सकते हैं। आदिवासी होने का किसी जात विशेष का कोई विशेषाधिकार नहीं है। जो भी जंगलों, पहाड़ों में पुरानी परंपराओं से जीवन जी रहे हैं, विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, वो आदिवासी हैं। और गौड़ वंश की अनेक जातियां, जो गौड़ और राजपूत भी हैं, जिन्हें गौर भी कहा गया है, लेकिन गौड़ वंश और गोंड वंश दोनों में बहुत अंतर है। गौड़ वंश में कहार भी होते हैं, दलित भी हैं। और ये समझना पड़ेगा कि गौर, गौड़ या गोंड है क्या, एक ही है, अलग अलग है, इसको आज समझना जरूरी है। देखिए, पहले हम आते हैं गोंड वंश से। गोंड वंश में खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो धुरिया, कश्यप, गोंडिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौड़, जिन्हें राजगौर भी कहा जाता है, ये इन लोगों को यूपी में एसटी का दर्जा मिला हुआ है। खास तौर से मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कुशीनगर, संत कबीरदास नगर और भदोही जैसे लगभग 13 ऐसे जिले हैं जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन यही गोंड जाति सुल्तानपुर, गोरखपुर, ऐसे कई जिलों में आज भी जो धुरिया समाज से हैं, उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। कहार भी मैंने बताया कि यह भी ओबीसी कैटेगरी में है। गोंड भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में भी आता है। 12 से 15% कम से कम उसकी आबादी मानी जाती है और इनकी मूल भाषा गोंडवी या गोंडी है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर के जो बीच का एरिया है, इनका कभी जो गोंडवाना साम्राज्य था, बंगाल उंगाल तक फैला हुआ था। रही बात गौड़ या गौर की, तो गौड़ जो है वो
सूर्यवंशी क्षत्रिय कहे जाते हैं, भगवान राम के वंशज भरत से उनका माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर गौड़ क्षत्रियों की एक बड़ी संख्या कानपुर में रहती है। राजस्थान में भी गौड़ रहते, राजस्थान में गौड़ ब्राह्मण भी है, राजस्थान हरियाणा गौड़ ब्राह्मण भी बड़ी मात्रा में होते हैं। आसाम में इनको गौड़ कहा जाता है। उड़ीसा में गौड़ जाति को यादव को गौड़ कहा जाता है, वहां यादव भी गौड़ होते हैं। हरियाणा में गौड़ राजपूत होते हैं, मैंने बताया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड के आसपास गौड़ जो है वो मुस्लिम भी अपने को गौड़ लिखते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर गौड़ और गौड़ का विस्तृत थोड़ा सा परिचय कराते हैं। पहले आते हैं हम क्षत्रिय गौड़ वंश। गौड़ और गौड़ ये याद रखिएगा, गौड़ वंश पे आते हैं। देखिए गौड़ वंश के बारे में कहा गया है कि ये सूर्यवंशी होते हैं, इनका गोत्र भारद्वाज होता है। राम के भाई भरत, उनके दो पुत्र थे, वो कंधार और उधर पेशावर के आसपास जो है उनका उनको दिया गया था राज्य, और बाद में उन्हीं के लोग जो है इधर उधर बिखर करके दूसरे क्षेत्रों में गए, और गांधार शब्द से गंडार और गंडार होते हुए गौड़ ऐसा उत्पत्ति बताया गया। महाभारत काल में भी कहा गया जो सिंधु नरेश जयद्रथ थे वो भी इसी वंश के थे, और बाद में इसी वंश के सुकेत गौड़ आदि हुए जो बंगाल चले गए थे और वहां एक गौड़ राज्य बसाया था। चीनी यात्री हुएनसांग के समय में शशांक गौड़ का नाम आता है। बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनकी राजधानी झारखंड में कर्णस्वर्ण के नाम से थी, और शशांक गौड़ हर्षवर्धन के समकालीन राजा थे, और इन्होंने शशांक गौड़ ने हर्षवर्धन के भाई प्रभाकर वर्धन का वध किया था एक युद्ध में, और बाद में हर्षवर्धन से शशांक गौड़ पराजित हो गए थे, और ये अपने राज्य के ही स्वामी होके रह गए थे। और बाद में ये वंश पाल वंश में भी कन्वर्ट हुआ था, इस पाल वंश की परंपरा शुरू हुई। इस वंश के लोग का आज भी काली मंदिर वगैरह है, काली देवी की पूजा करते हैं, बंगाल में देखने को मिलती है। जबकि जो गोंड समुदाय है उसकी जो आराध्य देवी है वो राजराजेश्वरी है। गोंड राजपूत मुख्य रूप से मध्य भारत या खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। और अब मैं बात करूंगा गोंड गोंड और गोंडवाना के इतिहास की। गोंड साम्राज्य का क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य ये राज्य स्थित था। वर्तमान जबलपुर मंडला केंद्र हुआ करता था इसका। गोंडवाना राज्य को गढ़कटंगा, गढ़ा मंडला या गढ़ा नाम से भी जाना जाता है। इसके शासन की सीमाएं, इसके राज्य की सीमाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक लगती थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गौड़ साम्राज्य थे, जिसमें खेरलागढ़, मंडलागढ़, देवगढ़, चांदगढ़ ये माने जाते थे। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह, उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, उन्होंने नागपुर शहर की स्थापना की थी ऐसा माना जाता है, और अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर उन्होंने हस्तांतरित कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। इस राजवंश के सबसे शानदार प्रतिष्ठित शासकों में रानी दुर्गावती का नाम आता है, जिन्हें न केवल गोंड समुदाय बल्कि पूरा देश उनका सम्मान करता है। देवगढ़ का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र में नागपुर में स्थापित किया गया था। 15वीं शताब्दी में राजा जटवा द्वारा बनाया गया था ये सब साम्राज्य। गोंड भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय में से एक है, और उनका इतिहास भी बहुत समृद्ध है, और ये प्राचीनतम इतिहास के साथ अपने आप को जोड़ते रहे। नागपुर भारत में गोंड राजा की नागपुर में एक प्रतिमा है, और राजगोंड राजवंश का सबसे महान शासक बख्त बुलंद शाह को माना जाता है। उन्होंने अपने राज्य में चांदा और मंडला के क्षेत्र में नागपुर, बालाघाट, सिवनी और भंडारा के कुछ हिस्से को उन्होंने जोड़ा था, और उन्होंने केरला के निकटवर्ती राजपूत राज्यों को भी अपने अधीन किया था। अब कुछ इसके संस्थापकों के बारे में बात करते हैं। हालांकि पुरानी वीडियो में बहुत सारी बातें हमने कही है,
यादव राय, यदुराय, जिन्हें कुछ लोग यादव कहते हैं, कुछ लोग पटेल कहते हैं, कुछ लोग गोंड कहते हैं, कुछ लोग राजपूत कहते हैं, बड़ा वो है। देखिए, इस पे आप मत जाइए, इतिहास है। यादव राय, यदुराय इसके सबसे पहले राजा माने जाते हैं। और बाद में मदन शाह या मदन सिंह यादव राय जो गढ़कटंगा राज्य की स्थापना की थी, उसको समृद्ध करने में, मजबूत करने में सबसे बड़ा अहम योगदान मदन शाह का है, मदन सिंह का था। उसके बाद अर्जुन दास, जिनके बाद में अर्जुन शाह नाम हुआ। फिर अमान दास, जिनका नाम बाद में संग्राम शाह हुआ। 1480 से 1543 ईस्वी तक उन्होंने राज्य किया। फिर उनके पुत्र दलपत शाह, जो 1543 से 1550 ईस्वी तक राज्य किया थोड़े समय के लिए। फिर उनके पुत्र वीर नारायण शाह, 1550 से 1564। वीर नारायण शाह वही हैं जो पिताजी के मृत्यु के बाद केवल 5 वर्ष थे, रानी दुर्गावती के संरक्षण में उनके पुत्र थे, उन्होंने अपना राज्य संभाला था। अन्य शासकों का भी बहुत उल्लेख मिलता है। ढेर सारे शासक हैं, नरेंद्र शाह हो, हृदय शाह हो, मदन शाह हो, बुलंद शाह हो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, अंतिम शासक थे शंकर शाह, रघुनाथ शाह। गोंड साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है? दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत राज्य में बड़ी उथल पुथल शुरू होती है, और इसका लाभ उठाते हुए, इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए गोंड जाति के मुखिया यादव राय, यदुराय या जादव राय ने जबलपुर के निकट गढ़कटंगा में गोंडवाना राज्य की स्थापना की। हालांकि जैसे मैंने बताया कि गढ़कटंगा या गढ़मंडला की विस्तृत राज्य विस्तार और स्थापना का कार्य राजा मदन सिंह ने किया था। ये गोंड साम्राज्य के सबसे पहले प्रतापी राजा थे। उनके बाद गोंडवाना के सबसे प्रतापी शासक संग्राम शाह हुए थे, और उन्होंने 52 गढ़ों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, और इसलिए उन्हें 52 गढ़ाधिपति की उपाधि भी मिली हुई थी, और शाह की भी उपाधि उनको मिली थी। इनके समय में जबलपुर, मंडला, सागर, दामोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, बिलासपुर, ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र सम्मिलित था इनके राज्य में। संग्राम शाह ने अपने शासन काल में बजना मठ, चौरंगागढ़, ये सब किले बनवाए थे, और गढ़कटंगा के पास एक बहुत बड़ा तालाब उन्होंने बनवाया था, और उन्होंने सिंगरौरगढ़ को गोंडवाना की नई राजधानी घोषित की थी, बनाई थी। संग्राम शाह ने रस रत्न माला ग्रंथ की भी रचना की है। वो संगीत के भी प्रेमी थे, और ये ग्रंथ संगीत से संबंधित है। संग्राम शाह के कहा जाता है कि किसी ने लिखा है कि उनके केवल एक पुत्र दलपत शाह थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उनके 2 पुत्र थे, दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह बड़े थे। संग्राम शाह के मृत्यु के बाद दलपत शाह शासक बने, और उन्होंने अपने छोटे भाई चंद्र शाह को 52 गढ़ों में से 10 गढ़ों को सौंप दिया था राज्य करने के लिए, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। दलपत शाह का जो विवाह है वो महोबा के राजा चंदेल, राजा कीरत सिंह की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती के साथ हुआ था, और उनके एक पुत्र वीर नारायण, जिन्हें वीर नारायण शाह कहा गया है, 1550 में वो मात्र 5 वर्ष के थे, और तब दलपत शाह की मृत्यु हो गई थी, और वीर नारायण को गद्दी पर बैठा करके दुर्गावती, जो 33 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, उन्होंने राजपाट संभाला, और रानी दुर्गावती के संरक्षण में वीर नारायण शाह शासन कर रहे थे। रानी दुर्गावती के बारे में इतिहास में लिखा गया है कि वो बड़ा कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और क्षमता से परिपूर्ण रानी ने गोंडवाना साम्राज्य को पहले से अधिक मजबूत किया और समृद्ध और शक्तिशाली बनाया था। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल कहता है, अबुल फजल लिखा है कि गोंडवाना साम्राज्य इतना समृद्धशाली साम्राज्य था कि जनता लगान के रूप में स्वर्ण मुद्राएं भेंट किया करती थी, और लोग उपहार के रूप में हाथी घोड़े तक दिया करते थे। इस समृद्धि के कारण ही संभवतः उस समय गोंडवाना पर कई हमले हुए। रानी दुर्गावती के समय गोंडवाना पर जो प्रमुख हमले हुए थे, उसमें पहला हमला था, कहा गया मियाना का अफगान हमला जो था। रायसेन जिले के आसपास मियाना अफगानों का प्रभाव था, और इस युद्ध में मियाना अफगानों ने
रानी दुर्गावती और गोंडवाना साम्राज्य पर हमला बोला था। हालांकि वो हार गए थे, परास्त हो गए थे और बड़ी संख्या में बंदी बना लिए गए थे। दूसरा हमला 1556 में मालवा के शासक सुजान खान के बेटे बाज बहादुर ने किया था। बाज बहादुर और उनकी लड़ाई का जिक्र भी इतिहासकारों ने बहुत कहा है, दिखाया है। और बाज बहादुर भी इस युद्ध में परास्त हुआ था। अगर बताया गया कि उसने 2 बार हमले किए थे, दोनों बार परास्त हुआ था। और इतनी सामर्थ्य देख करके, उनकी इनकी ख्याति देख करके, समृद्धि देख करके मुगल शासक अकबर भी लालायित हो उठा और उन्हें अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया, जिसे रानी दुर्गावती ने अस्वीकार कर दिया। और उसने फिर अकबर ने अपने मानिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खान को दिल्ली दरबार से फरमान जारी किया कि वो गोंडवाना पर हमला करे। 1764 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने गोंडवाना पर हमला किया। मुगल सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी और इस युद्ध में गोंडवी सेना हार गई। रानी दुर्गावती, वीर नारायण शाह, कहा जाता है कि दोनों इस युद्ध में बलिदान हो गए थे। रानी दुर्गावती ने स्वयं ही अपना वध अपनी छुरी से किया था और आज भी रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में जबलपुर के पास स्थित है। अब रानी दुर्गावती के बाद गोंडवाना साम्राज्य तो मुगलों के अधीन आ गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर गोंडवाना के अन्य वंशजों का, चाहे नरेंद्र शाह रहे हो, हृदय शाह हो, मदन शाह हो, शंकर शाह हो, इन लोगों ने अपने अपने समय में शासन किया। और 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भी गढ़मंडला का एक बड़ा योगदान बताया जाता है। गोंडवाना के अंतिम शासक शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के कारण कहा जाता है इन्हें तोप से उड़वा दिया गया था। हालांकि गोंडवाना काल में बड़े निर्माण हुए थे। मदन महल हो जबलपुर में जो बना है, बघेल महल जो नरेंद्र शाह ने नर्मदा के तट पर बनाया है, और इसी प्रकार से गढ़कटंगा की बात आई तो संग्राम शाह ने गढ़कटंगा में अपने वंश की राजधानी हटा करके सिन्होर ले गए। फिर दलपत शाह की मृत्यु के बाद दुर्गावती ने गोंडवाना की राजधानी सिन्होर से हटा करके उन्होंने चौरागढ़ कर लिया। और गोंडवाना रियासत के आज भी लोग जिंदा हैं। एक कुंवर प्रशांत सिंह जी हैं, उनका भी स्टेटमेंट मैंने सुना था कि उन्होंने एक मुद्दे पर कहा था कि अखंड भारत के लिए हमने, गोंडवाना के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और अलग देश बनाने के प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि आज़ादी के बाद विलय होने वाली रियासतों में 258 रियासतें गोंडवाना की साम्राज्य से संबंधित रियासतें थी और हमारे पास मौका था अलग देश बनाने का, लेकिन हमने भारत की एकता और अखंडता को महत्व दिया और भारत को हम आज भी उसी रूप में देखते हैं, अखंड भारत के रूप में देखते हैं। अर्थात गोंडवाना साम्राज्य की शुरू से लेकर के अब तक की जो वंशावली है उसमें वीर महापुरुषों से भरी पड़ी हुई है। उनका एक समृद्धशाली विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था, जिनकी निशानियां आज भी जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।